आपका पहली स्लाइड, दिस इज एंड बेसिकली इंट्रोडक्टरी स्लाइड एंड द टर्म इंट्रोड्यूस्ड एट दिस स्लाइड इज शेल शॉक। शेल शॉक की जो टर्म है बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन, जिसको आप ग्रेटर वार भी कहते हैं, जो 1914 से 1918 का दौरानिया जिसके बारे में हमें सुनने को मिलता है, जिस दौरान में हुई उसमें 20 मिलियन के करीब जो लोग थे वो नुक्ता अजल बने, जो उस मौत का या जो है डेथ जिनकी हुई वर्ल्ड वार वन के अंदर। तो उसके दौरान जो सोशल वर्कर्स, जो साइकोलॉजिस्ट जो काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक टर्म जो है उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि उस हादसे से निकलने के बाद एक ऐसे नफ्सियाती कंडीशन में जो है कंडीशन उन पे वारद हुई जिसको शेल शॉक का नाम दिया गया। इसको ट्रॉमा मेनली जो शेल शॉक जो है मेनली फेस्ड बाय द सोल्जर जो कि उस जंग का हिस्सा थे, और उनको हम शेल शॉक की जो टर्म जो है बाद में उसको उन्होंने मॉडिफाई किया, जो कंसर्न फील्ड थी, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से भी आप मौजूदा दौर में शेल शॉक को जानते हैं, दैट इज PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसमें एक और चीज जैसी नुक्ता आगाज है आपके चैप्टर का, उसमें ये बताएगी कि सोल्जर ही नहीं होते जो कि जंग का हिस्सा होते हैं और जो जंग से इफेक्ट होते हैं। दिस इज ओनली कॉन्सेप्ट कि जंग जो है वो फौजें लड़ती हैं, फौज के आर्मी के साथ साथ आपकी जो सिविलियन इबादी है वो भी जंग से मुतासर हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि सिविलियन आबादी का विक्टिम होना या अफेक्टी होना जो सोल्जर जो बराह रास्त मैदान जंग के अंदर हैं उनसे ज्यादा हो। बैटल लाइंस में बज़ाहिर आपको दो फौजें, जो दो आर्मीज जो हैं आपको आमने सामने नजर आ रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जंग आजकल मौजूदा दौर में अगर बात करें तो जंगें जो है वो गवर्नमेंट के दरमियान और रेबल ग्रुप्स के दरमियान भी आपको देखने को मिलती हैं। उसकी बहुत अगर मैं पुरानी नहीं तो माजी करीब की मिसाल लूँ तो जो श्रीलंका के अंदर रेबल्स ग्रुप थे जो बहुत मशहूर हैं, वो इस चीज़ का जो तामल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, कि जो इलाके के अंदर बगावत और इस तरह की चीज़ें और मार दाड़ की एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व होते थे, तो वो भी जंग ही की एक साइड है। आप उसको डायरेक्टली जंग शायद नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंस एक्टिविटीज़ जो कह सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने दो चीज़ें समझने की कोशिश की। एक शेल शॉक जो टर्म है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वो जो फौजी जो आर्मी जो बैटल फील्ड में होते हैं वो खास कंडीशन, खास ट्रामा को जो फेस करते हैं उसको शेल शॉक कहते हैं। बाद में वो पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जाने जाने लगा। एंड सेकेंडली वो ये कहता है कि जंग सिर्फ फौजी नहीं लड़ रहे होते, सिविलियन भी उसी तरह से इफेक्ट हो सकते हैं जंग के नतीजे में। ठीक है जी। हमारी नेक्स्ट स्लाइड दैट इज अबाउट जेनेवा कन्वेंशन। आप अक्सर सुनते होंगे कि जेनेवा कन्वेंशन ये कहता है, जेनेवा कन्वेंशन वो कहता है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम उसको देखते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन है क्या। तो जेनेवा कन्वेंशन जो है अप्लाई इन ऑल केसेस ऑफ डिक्लेयर्ड वार और इन एनी अदर आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस। दो मुख्तलिफ कौमों के दरमियान होने वाली जंग, जो कि डिक्लेयर्ड जंग हो या किसी भी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है, उसके ऊपर जेनेवा कन्वेंशन अप्लाई होता है। हम पाकिस्तानी सिनेरियो की बात करूं तो कश्मीर का जो मसला है दैट इज अंडर जेनेवा कन्वेंशन, उसके ऊपर जेनेवा कन्वेंशन अप्लाई होता है। अगर आपको याद हो जो हमने एक पिछले दिनों बलोचिस्तान से एक बंदा पकड़ा था, मुझे मैं इसका नाम मेरे ज़हन से अभी उतर गया, जो अभी भी हमारी कैद, कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव को जो एक्सेस दी गई कौंसल तक, वो भी जेनेवा कन्वेंशंस के तहत ही दी गई। उसको उसकी फैमिली के साथ जो मिलवाया गया वो जेनेवा कन्वेंशन जो है उसके तहत जो है उसको मिलाया गया। Geneva Convention also apply in cases where a nation is partially or totally occupied by soldier of an other nation। सूरत हाल ये हो कि आपका मुल्क पे किसी दूसरी नेशन का कब्जा हो जाए, किसी आर्मी का कब्जा हो जाए, या आप किसी दूसरे मुल्क की सोल्जर्स को आर्मी के ऊपर कब्जा कर लें,
तो जेनेवा कन्वेंशन उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। 1971 की वार के अंदर पाकिस्तान के अराउंड 40,000 के करीब जो हमें सुना फौजी जो है इंडियन उसमें थे, कैद में थे, तो वो भी जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये मामलात को सॉल्व करने की कोशिश की गई। The central tenet of the convention required that warring parties make distinction between combatants and civilian and provide protection for those civilian। इसका जो सेंट्रल थीम है जेनेवा कन्वेंशन का बेसिकली वो ये कहता है कि आपको सिविलियन जो हैं, जो सिविलियन वो लोग जो कि जंग का हिस्सा नहीं है, जो जंग नहीं कर रहे, आम आबादी है किसी भी मुल्क के अंदर, उनमें और वो फौजी जो कि मैदान जंग के अंदर हैं उनके दरमियान क्लियर डिस्टिंक्शन रखनी चाहिए और सिविलियन को जो है जो उनकी जायज प्रोटेक्शन है उसको इंश्योर किया जाए। ये जेनेवा कन्वेंशन के जो सेंट्रल थीम्स हैं उनमें से एक जो है थीम ये है। उसके नेक्स्ट स्लाइड, सोल्जर जो पकड़े जाएं, जो उनके बेसिकली हिस्सा हैं जंग का, वो पकड़े जाएं, वो बीमारी की हालत में, वो जख्मों की हालत में या किसी और वजह से उनको डिटेन कर लिया जाए, तो दे हैव द राइट कि उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए और उनको ह्यूमनली ट्रीट किया जाए, इंसानी। आप कहते हैं जी ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड्स पे हमारे साथ बात होनी चाहिए, तो उनको बेसिक इंसानी अकदार हैं उनको सामने रखते हुए उन सिपाहियों को, उन फौजियों को ट्रीट किया जाए, उनके साथ रवैया बरता जाए, चाहे वो जिस मर्जी साइड से हों। उनको जो है आप द टेकिंग ऑफ होस्टेजेस एंड द टॉर्चर ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार इज एक्सप्रेसली फॉरबिडन। जैसे मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि इन चीज़ों की ममानियत है जेनेवा कन्वेंशन के अंदर, आपने उसको पकड़ लिया तो उसको आप टॉर्चर नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू जेनेवा कन्वेंशन। Additionally, a representative from a neutral protecting power must have access to any person detained. This power is most commonly the International Committee of the Red Cross। मैंने अभी बात की आपके सामने कुलभूषण जाधव की कि कुलभूषण जो भी इस तरह से पकड़ा जाएगा उसको कौंसल तक एक्सेस दी जाएगी, अगर कौंसल तक एक्सेस नहीं दी जाएगी तो एक इंटरनेशनल बॉडी जिसको इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के नाम से जानते हैं, इसका कुछ जो रेड क्रिसेंट के नाम से भी आपने जानते हैं, जो प्योरली हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ICRC जो है ये वो बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है जो उन प्रिजनर तक जो है जेनेवा कन्वेंशन तक बात करने का, उनसे मिलने का, उनके जायज उनकी सिचुएशन का अंदाजा लगाने का हक रखती है। इंटरनेशनली डिफाइंड जो है ये बॉडी है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। जी, नेक्स्ट स्लाइड जो मौजूदा स्लाइड आपके सामने UDHR और जेनेवा कन्वेंशन का एक सरसरी सा कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आर्टिकल 5 states that no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment। UDHR का जो आर्टिकल नंबर 5 है वो भी यही चीज बताने की कोशिश करता है कि किसी भी किस्म का टार्चर, किसी भी किस्म की तकलीफ, किसी किस्म इनह्यूमन एक्टिविटी या डिग्रेडिंग या मेल ट्रीटमेंट जो है इन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो है वो उससे ममनू किया गया है। The impact of conflict on civilians is also addressed in the UDHR. Article number 14 provides rights to refugees and asylum seekers। आर्टिकल नंबर 14 UDHR का वो दो मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करता है, एक रिफ्यूजीज, एक असाइलम सीकर। असाइलम सीकर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी मुल्क के अंदर सनासी पनाह के तलबगार होते हैं कि हम उस मुल्क में जाके असाइलम ले लेंगे और फिर क्या ना है कि वो मुल्क सरकारी सतह पे या स्टेट लेवल पे उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनके लाइफ इंश्योरेंस आप समझ ले देते हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो आर्टिकल 14 बेसिकली जो हम बताता है कि एवरीवन हैज द राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, कि वो अपनी हिफाजत के लिए किसी भी और मुल्क के अंदर जाके रिहाइश इख्तियार कर सकता है, रिहाइश इंजॉय कर सकता है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। एंड द प्राइमरी डॉक्यूमेंट इन एस्टैब्लिशिंग हु इज रेफ्यूजी, रेफ्यूजी कौन है,
together with their rights and responsibilities in the 1951 convention relating to the status of refugee together with इट्स 1967 प्रोटोकॉल। अगर आपने इसकी पूरी मुकम्मल डेफिनेशन देखनी है कि रेफ्यूजी जो है वो क्या है, वो कैसे डिफाइंड है, तो आप यूएनसीएचसीआर का जो प्रोटोकॉल नंबर 1967 प्रोटोकॉल नंबर 1951 कन्वेंशन के तहत जो है आप उनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसका रेफ्यूजी है क्या, उसके राइट्स क्या हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, अगर आपने मजीद इस चीज के बारे में जानना हो तो। नेक्स्ट स्लाइड इंतहाई मुख्तसर स्लाइड जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जेनेवा कन्वेंशन के अंदर कौन कौन सी नेशंस ऐसी हैं जिसने उसको साइन किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट ये आपको बताता है कि ऑल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जो नेशंस हैं वो इसकी पार्टी हैं, दे हैव द सिग्नेटरी ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। दिस ट्रीटीज are categorized under a branch of law known as international humanitarian law। अगर हम इन ट्रीटीज की बात करें और उन सब सब कन्वेंशंस की बात करें तो उनको अगर हम देखें तो उनको लॉ के अंदर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के नाम से जाना जाता है। So we conclude that every state, every nation, every country is signatory or party of this Geneva Convention। Impact of war and violence। तो वार और वायलेंस जो है वो किस हद तक इम्पैक्ट कर सकती है, तो वार या वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट जो है एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ, जो है किसी भी नेशन के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर जो है तमाम तर तबकाते ज़िंदगी को मुतासर करती है। ना सिर्फ तबकाते ज़िंदगी को मुतासर करती है बल्कि आपकी तमाम सोशो कल्चरल इकोनॉमिक हर किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी डैमेज करती है। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ जो डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने कुछ अर्सा पहले शाम के अंदर होने वाले हादसा देखे होंगे कि शाम को उन्होंने किस तरह तबाह करके रख दिया। फिर आप फ़लस्तीन के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं। अफ़गानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जंग की वजह से बुरी तरह ख़राब हुआ। इराक, लीबिया की मिसालें ज़्यादा पुरानी नहीं हैं कि वहाँ पे क्या हालात इंफ्रास्ट्रक्चर के हुए, और शाम के अंदर जो बम्बारमेंट हुई पिछले ये कुछ सालों के अंदर, वो सारी आप लोगों के सामने क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल उन्होंने तबाह करके रख दिया जंग के नतीजे में। इंक्लूडिंग रोड्स, जिसके अंदर रोड्स भी शामिल हैं। रोड जानबूझ के तबाह किए जाते हैं ताकि जो आर्मी एक्सेस है टुवर्ड बॉर्डर जो है उसको स्लो किया जा सके। बिजनेसेस, डेफिनेटली बिजनेसेस तबाह हो जाते हैं। एंड स्कूल्स बिल्डिंग्स, आप स्कूल बिल्डिंग्स का पाकिस्तान से बेहतर कौन जानता है कि हमारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर हमारे नादरन एरियाज में जितना स्कूल बिल्डिंग्स को डैमेज करने की कोशिश की गई, इरादता ना सिर्फ स्कूल बिल्डिंग्स को डैमेज किया गया बल्कि स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स को भी उन्होंने टारगेट किया। और उसका उसके सबसे आखिरी मिसाल जो है आपका जो है पेशावर वाला जो वाकया था जिसके अंदर कितने बेचारे मासूम स्टूडेंट्स जो हैं, वो डायरेक्ट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी लेकिन स्कूल स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने कितना बड़ा सासा हमारे मुल्क का जो है उसको बच्चों को शहीद कर दिया। एज वेज एल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जब आप जंग की सिचुएशन से निकलेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। आप सिर्फ कोविड आपके सामने है, कोविड पिछले 1.5 साल में पूरी दुनिया के अंदर की पूरी दुनिया की इकानमी का क्या हाल कर चुका है, ये आपसे ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान की इकानमी तो वैसे ही माशाल्लाह माइनस में सर्वाइव कर रही है। अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की ऑन सिविलियन, तो मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की कि सोल्जर ही नहीं हैं जो कि फिजिकली जो है जंग लड़ रहे होते हैं, बल्कि जो सिविलियन आबादी होती है। और पाकिस्तानी सिनेरियो में बात करें तो हमारे जो कबायली बरदरान हैं वो जंगों के अंदर शाना बशाना मुख्तलिफ महाजों के ऊपर लड़ते रहे हैं, वो कश्मीर का महाज हो या इंडिया के साथ हमारी किसी कोई भी जंग हो। तो सिविलियन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इफेक्ट होते हैं। जो बम्बारमेंट होती है वो प्योरली फौजी एरियाज के ऊपर नहीं होती। और हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की जो जंग है या वो मिसाइल की जंग है या वो एटम की जंग है, तो उसमें महज फौज का रोल या नुकसान कम होगा। जो सिविलियन आबादीज़ पे जो बम्बारमेंट होगी मिसाइलों के थ्रू या एटम के थ्रू, वो ज़्यादा नुकसान जो है वो सिविलियन आबादी का हो सकता है।
ओके, सिविलियंस आर ऑफन caught in the fighting or must flee their homes to avoid it। अब सिविलियंस कैसे मुतासर हो सकते हैं? अगर आपके मुल्क पे कब्जा हो गया है तो या तो वो लोग पकड़े जाएंगे, कैदी बनेंगे। अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो उनको अपने घर बार सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। म्यांमार की एग्जांपल आपके सामने है, रिसेंट एग्जांपल में अगर म्यांमार देखें, और अगर आप अमेरिकन साइड पे भी देखें तो पिछले दिनों में मेक्सिको बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिया था, जो माइग्रेंट्स आ रहे थे कि वो मुल्क के अंदर ना आ सकें। ट्रंप ने उस साइड पे भी एक बहुत बड़ी बाड़ जो है वो लगा दी थी। अगर हम बात करें अफगान रशिया वार की, तो अफगान रशियन वार के बाद जो सिविलियंस जिनको घर बार छोड़ के पाकिस्तान आना पड़ा, वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर है। और कश्मीर जंग की बात करें तो कश्मीर जंग में कितने लोग जो थे मुतासर होकर पाकिस्तान में शिफ्ट हुए। तो दीज आर बेसिकली एग्जांपल्स जिसमें आपको ये चीज देखने को मिलती है कि अदर देन आर्मी पर्सन सोल्जर्स, आपकी जो सिविलियन आबादी है वो भी कैसे जो है असर अफेक्ट होती है, उस पर इम्पेक्ट आता है वार का या वायलेंस का। इसकी रिसेंट मिसाल में कुछ एग्जांपल्स मैंने डाले जिसके अंदर उन्होंने इराक और साउथ सूडान की जो है मिसाल देने की कोशिश की है कि किस तरह डायरेक्ट जो है सिविलियंस के अंदर जो है जंग का असर आता है। नेक्स्ट स्लाइड, डेथ और कैजुअलिटीज की बात करें तो वो कहता है जी मोस्ट डेथ अकर इन ऑन conflict are not a result of violence but from the condition created by war time। मतलब जरूरी नहीं कि तो वो तमाम तर कैजुअलिटीज या डेथ्स जो हैं वो जंग या वायलेंस के नतीजे में ही आपको देखने को मिले, लेकिन वार टाइम के बाद एक सिचुएशन डेवलप होती है जो मेल न्यूट्रिशन की होती है, या उसके अंदर कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो जन्म ले लेती है जो ज्यादा नुकसानदेह होती है एज कंपेयर टू वार या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो इसमें डेथ्स की तादाद बज़ाहिर आपको ज्यादा नजर आ रही होती है। अगर आप देखें 1918 वाला जो क्या नाम है वायरस आया था, फ्लू वायरस आया था, उसके अंदर जो डेथ्स हुई थी उनकी तादाद कहीं ज्यादा थी वर्ल्ड वार वन के नतीजे में। इसी तरह जब जंग का खात्मा होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर, तो जो सबसे पहली चीज है वो आपके इलाके के अंदर गजाई किल्लत जो है वो पैदा हो सकती है, या बहुत ज्यादा लोगों की लाशें जो सरेआम खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई हैं उनकी वजह से कोई ऐसी कम्युनेबल डिजीज जो है पैदा हो सकती है, कोई ऐसा वायरस पैदा हो सकता है जो कि बाकी आबादी सिविलियन आबादी को मुतासर कर सकता है, और इसके नतीजे में मरने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है जंग में मरने वाले लोगों से। नहीं कि जंग में हो सकता है कि जंग के बाद जो डेथ्स वाकया होती हैं उनकी तादाद कहीं ज्यादा हो एज कंपेयर टू जितने लोग जंग में मारे हैं। उसकी वजूहात के ऊपर वो बात करता है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो नॉर्मली लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर उसकी एक बड़ी वजह, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेनली आपकी जंग में अहदाफ में शामिल होता है। रोड तबाह कर दें, हॉस्पिटल्स तबाह कर दें, बड़ी सरकारी बिल्डिंग जो है उनको तबाह कर दें, तो इसलिए जो है प्रॉपर हेल्थ केयर उसको एक्सेस नहीं होती। सफिशिएंट फूड सप्लाई जो है क्योंकि मार्केट में नहीं होती, इस वजह से भी जो है आप लोग मुतासर हो सकते हैं। वाटर जो है पीने का पानी, अब जो ट्राइबल एरियाज हैं सुलेमान मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके जानते हैं, वहां पे पानी पानी पीने वाला पानी वैसे ही इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर इतना सफिशिएंट नहीं है, उसकी एक्सेस बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन अगर जंग के बिल्कुल दिनों में सही। है तो वैसे ही जो है पानी की एक्सेस मुश्किल हो जाएगी। जो सिटी एरियाज होते हैं वहां पे क्योंकि डैम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं, तो दुश्मन की तरफ से ये कोशिश ये भी होती है कि डैम्स वगैरह को जो है उनको थ्रू बम्बिंग जो है उनको तबाह कर दिया जाए। तो सफिशिएंट फूड और वाटर की वजह से भी लोगों की जान जाती है, और एडिक्वेट शेल्टर, क्यों कि जंग के नतीजे में बहुत सारी आबादियां जो स्पेशली जो अपार्टमेंट सिस्टम है वो बुरी तरह मुतासर होता है, तो वो लोग जो बच जाते हैं जंग के बाद उनके लिए एक प्रॉपर रहाइश गाह का होना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। एग्जाम्पल दी जा रही है आपकी इसके अंदर जो है डार्फर रीजन ऑफ सूडान, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स वर इनिशियली फ्रॉम वायलेंस, दिस चेंज्ड एज पीपल फ्लड, डिजीज देन बिकम द बिगेस्ट किलर। कि इनिशियली लोगों को घर बार छोड़ना पड़े, डेथ्स वाकया हुई जंग की वजह से, लेकिन उसके बाद एक डिजीज स्पेल आया जिसने ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले किया, ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया लोगों की डेथ्स के लिए।
कोई नहीं खांसा? यस सर। ओके, नेक्स्ट जी स्लाइड। सर। वार एंड चिल्ड्रन। के चिल्ड्रन जो हैं, तो वैसे ही आपको पता है कि वल्नरेबल सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का। बहुत, अगर हम मेल चिल्ड्रंस की बात करें या फीमेल चिल्ड्रंस की बात करें, फीमेल चिल्ड्रन ज़्यादा थ्रेट के ऊपर इसलिए होते हैं कि वो जो है, आपने जो वियतनाम की अगर मूवीज़ देखी हो, तो वो उनको ना सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि किचन एक्टिविटीज़ के लिए और बाकी जो उनके रूटीन पार्टी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए भी उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। और जो मेल चिल्ड्रंस हैं उनके उनसे उनसे फ़ोर्स्ड लेबर जो है वो करवाई जाती है। उनसे जो है जो सुसाइड बम्बिंग टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके उनमें उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जंग का और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है, ये ज़्यादा नुकसानदेह है एज़ कम्पेयर टू वार और अडल्ट का जो रिलेशनशिप है। कहता है जी, चिल्ड्रन जो कि अंडर 5 होते हैं, highest mortality rates in the area of affected by conflict, and the infant mortality rate has been found to increase 10% in the countries with conflict। कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी या डेथ रेट पाया जाता है उन एरियाज में जहां पे कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज में। और अगर इन्फेंट नौजायदा बच्चों की जो बिल्कुल ताज़ा, आप कह लें कि न्यूली बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनकी जो पैदाइश है, इन्फेंट डेथ है, उनमें जो मॉर्टेलिटी रेट है 10%, 10% ज्यादा नोट किया गया है उन ममालिक के अंदर जहां पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन डेवलप होती है। अफगानिस्तान की बात करते हुए बताता है कि 41 पीपल फ्रोज टू डेथ इन कैंप्स फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन इन द विंटर। 40 से करीब लोग जो है, आप यूं समझ लें कि सर्दी की वजह से मर गए कैंपों में। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम वर चिल्ड्रन, उनमें से ज्यादातर तादाद वो लोग थी, वो बच्चों की थी। तो बच्चे जो हैं वो ज्यादा प्रोन हैं कॉन्फ्लिक्ट या वार की सिचुएशन के अंदर। राइट सर। अगर फिजिकल और मेंटल इम्पैक्ट की या कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो कहता है जी, बेशुमार मसाइल आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, अदर देन वार, जब 2005 में जल्जला आया था, जो काफ़ी पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जल्जला था, तो आई एम आल्सो स्टिल सफरिंग फ्रॉम जल्जला फोबिया। मुझे आज तक जल्जला फोबिया है। उस वक्त का वो मेरा ऐसा, ये एक आप कह लें मेंटल कंडीशन है या साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी डेवलप हुई मेरी उस हादसे के बाद कि आज तक जब भी कोई इस किस्म की मूवमेंट होती है तो एक अजीब जहनी कैफियत से मैं गुजरता हूँ उस सिचुएशन के। तो वो लोग जिन्होंने बज़ाहिर रास्त किसी जंग का या किसी थ्रेट का या किसी कॉन्फ्लिक्ट को ऑब्जर्व किया होता है, देखा होता है, तो उनके जो नकूश हैं उनके दिमाग के ऊपर वो बहुत देर तक चलते हैं। तो डाटा हमें ये बताता है कि ना सिर्फ फिजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो उनकी क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस आ सकती हैं, कोई बंदा मुतासर हो सकता है, जंग में डायरेक्ट गोली लग सकती है, बम लग सकता है। उसके साथ साथ आप जो है हाई रिस्क होते हैं कि आप जो है उस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए टोबैको, अल्कोहल या किसी भी इस किस्म की ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ताकि आप अपनी उस कंडीशन से रिलीज जो है वो हासिल कर सकें। लेकिन वो रिलीज हासिल करने में आप जो है अपना मजीद नुकसान करने के दर पे होते हैं। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जी मेंटल हेल्थ की वजह जो है में जो मसाइल हैं वो उनका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल इम्पैक्ट। कॉमन साइकोलॉजिकल जो डिफिकल्टीज हैं जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पीटीएसडी जो हमने ऊपर देखा जिसको हम शेल शॉक के नाम से जाते हैं, तो वो लोग जो डायरेक्टली जंग को ऑब्जर्व करते हैं या जंग का हिस्सा होते हैं, उनके मेंटल स्टेट्स, मेंटल कैपेबिलिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू उनको जो जंग का हिस्सा नहीं होते। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट टिपिकली इरोड ट्रेडिशनल कम्युनिटी कोपिंग मैकेनिज्म एंड स्पोर्ट, लीविंग देम इवन लेस एबल टू कोप। एक हमारे यहाँ हर इलाके के अंदर एक नेचुरल या ट्रेडिशनल मैकेनिज्म होता है कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को महफूज रखने का। मेरी वालदा बताती हैं कि जब 65 की जंग हुई थी तो 65 की जंग में हम सेल्फ मेड मोर्चे जो थे हम लोग अपने घरों में बनाते थे। पहले लोग बड़े दरख्तों के नीचे रहते थे,
कि बड़े दरख्तों के नीचे वो बम्बिंग नहीं होती थी। जब आप पता चला कि अब बड़े दरख्तों के ऊपर बम्बारमेंट हो रही है इंडियन आर्मी की, इंडियन फ़ज़ाइया की वजह से तरफ से, तो फिर उन्होंने कहा जी आप अंडरग्राउंड जो है मोर्चे बनाएँ। तो कहते हैं हमने इतने-इतने बड़े मोर्चे बनाए होते थे, हम 5-6 लोग एक मोर्चे के अंदर जो है बैठते थे। तो दीज़ आर बेसिकली ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म कि वो सिचुएशन से बच सकें। लेकिन कहते हैं जब आपकी जंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाएगी, तो उनका जो ट्रेडिशनल कोपिंग मैकेनिज़्म है, वो उसको वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा उन लोगों के लिए, लिहाज़ा वो फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। ओके, ओके सर। नेक्स्ट आपकी स्लाइड, मुझे नहीं लगता हमारी स्लाइड्स खत्म होंगी आज। सेक्सुअल वायलेंस ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, इसकी एक झलक मैंने ऊपर वाले सेक्शन में आपको दी, जहां मैंने बच्चों का या चिल्ड्रंस का डिस्कस करा था। तो सेक्सुअल वायलेंस जो है आपको जंगों के दरमियान मिलेगा, और उसका मकसद जो है फेयर की सिचुएशन, फेयर की फजा या हवा पैदा करना है, और एक ह्यूमलेशन इन पॉपुलेशन के, आप जितनी ज्यादा डिग्रेडिंग कर सकते हैं अपने दुश्मन की या अपने दुश्मन मुल्क की आवाम की, वो आप करेंगे। अगर हम सेक्सुअल वायलेंस की बात करें तो कश्मीर एक आप के सामने है, आप न्यूज़ में सुनते भी हैं कि वहाँ पे जो इज्जत कश्मीरी खवातीन की इज्जत के साथ जो खेला जाता है, वो किस हद तक खौफनाक सिनेरियो हमें अक्सर सुनने को मिलता है। ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट द रिस्क ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इंक्रीज, क्योंकि इसकी ये इंक्रीज क्यों होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह कि यू आर वल्नरेबल इन द सिचुएशन। आपके जितने सिक्योरिटी इदारे हैं वो तो जंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपको जो प्रोटेक्शन आपकी आर्मी ने, आपकी पुलिस ने देनी है वो मौजूद नहीं है। तो आपके जो मौजूदा सिचुएशन में, वार और कॉन्फ्लिक्ट में, आपकी जो सिचुएशन है वो इंतहाई ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है, स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड चिल्ड्रन एज वेल। सेक्सुअल वायलेंस की बात करें तो उसमें रेप, जेनाटाइल म्यूटिलेशन है, फोर्स इंसेस्ट है, सेक्सुअल टॉर्चर है, सेक्सुअल ह्यूमिलिटेशन है, सेक्सुअल स्लेवरी है। ये कुछ टाइप्स हैं जो उसने जिक्र किए हैं कि जंग के अंदर ये जो है ऑब्जर्व की गई हैं। तो कहता है जी बोथ मेल एंड फीमेल आर एट रिस्क ऑफ क्राइम, द मेजॉरिटी ऑफ रिपोर्टेड केसेस हैव बीन बाय फीमेल्स। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि फीमेल जो है वो ज्यादा मुतासर हो सकती हैं। ओके, ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट अगर हम बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सीरिया, सूडान जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल असाल्ट और सेक्सुअल वायलेंस की एक्टिविटीज़ हैं वो देखने में आई हैं। एक पिछले दिनों में, आज से कुछ 3-4 साल पहले, एक साहब ने अपनी आर्मी बनाई थी, वो भी सी अफ्रीकन कंट्रीज थे। तो वो गांव के गांव जो है वो उठा के जो है वो साहब ले जाते थे। अजीब सा उनका नाम था जो है, उनकी अपनी एक आर्मी थी, बेसिकली दे आर सम फ्रॉम रेबल ग्रुप, और वो पूरे के पूरे गांव जो है खवातीन को उठा के ले जाते थे। दाइश की मिसाल लें तो दाइश वाले भी ऐसे ही करते हैं कि वो खवातीन को उठा लेते हैं, नॉट ओनली फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज बट आल्सो फॉर जो है उनको असिस्ट करें, उनको हेल्प करें जो है उसके अंदर। Okay, it can also be used as a form of ethnic cleansing by impregnating women from the opposing side. अब ये देखें ये कि वो जानबूझ के औरतों को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो एक जो ट्रेडिशनल वो है उसके अंदर, अब मैंने पहले अर्ज किया कि दुश्मन फौज का ना सिर्फ फौज बल्कि उसकी कौम को भी जिस हद तक जलील कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन top relief official is referring to conflict in sub-Saharan Africa. State organized premeditated sexual attack had become a preferred weapon of war, with rapists going unpunished and victims of rape shunned by their communities. यूनाइटेड नेशन ने कुछ डाटा रिलीज किया सब सहारन अफ्रीका के अंदर कि दीज आर बेसिकली वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड सेक्सुअल अटैक्स, और जो रेपिस्ट होते हैं उनको किसी किस्म की पनिशमेंट नहीं दी जाती है, ना ही विक्टिम जो हैं वो जो, बल्कि विक्टिम जो हैं वो अपनी कम्युनिटी की तरफ से पनिश किए जाते हैं। Okay, next slide is again on the same same topic, that is sexual violence.